अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एकेडमी। जी नेक्स्ट है नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज। किसी भी कंपाउंड में किस तरह की बॉन्डिंग है और उसकी प्रॉपर्टीज उसके ऊपर डिपेंड करती हैं कि वो बॉन्ड कौन सा है। अब यहाँ पे आयनिक कंपाउंड्स की बात की गई है। आयनिक कंपाउंड के दरमियान बनने वाला बॉन्ड आयनिक बॉन्ड है। आयनिक बॉन्ड जिसमें एक एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जबकि दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो ऑपोजिटली चार्ज आयन एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, तो जिसकी वजह से ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। हमने आयनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ा था कि आयनिक कंपाउंड एक क्रिस्टल लैटिस की फॉर्म में होते हैं। क्रिस्टल लैटिस मीन एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जिसमें आयंस अरेंज होते हैं स्पेसिफिक पैटर्न पे। अब यहाँ पे कुछ इसकी करेक्टरिस्टिक बताई गई है कि आयंस आर रिजिड। पहली करेक्टरिस्टिक आयन रिजिड होते हैं। तो आयनिक कंपाउंड देयरफॉर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ वेरी स्टेबल सॉलिड्स विद सिग्निफिकेंटली हाई मेल्टिंग पॉइंट। आयंस रिजिड होंगे जिसकी वजह से जो इनके दरमियान आयनिक बॉन्ड है वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और इससे बनने वाला सॉलिड स्टेबल होता है जिसके मेल्टिंग पॉइंट्स हाई होते हैं। फिर आयन की दूसरी करेक्टरिस्टिक बताइए। सिंस आयन आर स्फीरिकल होंगे एंड ऑपोजिटली चार्ज। आयनिक कंपाउंड्स में देखें तो उसमें आयंस जो हैं क्या बात की कि वो रिजिड होंगे, स्फीरिकल हैं और ऑपोजिटली चार्ज हैं। तो इसलिए उनकी अरेंजमेंट एक स्पेसिफिक पैटर्न पे होती है जहां पे वो एक दूसरे को सराउंड करते हैं चारों साइड से। सो दे कैन सराउंड ईच अदर फ्रॉम ऑल द साइड्स। आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल। तो आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल है, उसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। तो दिस अरेंजमेंट ऑफ आयन इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। कि किसी भी आयनिक कंपाउंड में आयंस की एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट जो कि नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड बनाती है और आयंस एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट से एक क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं। अब अगली जो प्रॉपर्टी बताई गई है कि अगर इस क्रिस्टल लैटिस के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की जाए तो क्या होगा कि क्रिस्टल लैटिस ये स्ट्रक्चर इजीली ब्रेकअप हो जाता है। एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि ये वेरी स्टेबल सॉलिड्स हैं और हाई मेल्टिंग पॉइंट है, लेकिन अगर इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की जाए तो दे आर ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब है जल्दी से टूट जाते हैं। अब इसकी क्या रीजन है? जब आयन के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की जाती है तो इसकी लेयर्स एक दूसरे के ऊपर से शिफ्ट हो जाती हैं, स्लाइड अप कर जाती हैं, जिसकी वजह से इसका क्रिस्टल लैटिस ब्रेकअप हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि आयनिक सॉलिड्स आर हाईली ब्रिटल। In the solid form, ionic compounds do not conduct electricity because ions are tightly held and cannot move. एक प्रॉपर्टी भी बता दी गई है कि आयनिक कंपाउंड जो है सॉलिड फॉर्म में कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे और उसकी कंडक्ट ना करने की रीजन क्योंकि उसमें उसके आयंस आर टाइटली हेल्ड टुगेदर, टाइटली पैक होते हैं। लेकिन अगर इन्हीं आयनिक कंपाउंड को मोल्टन स्टेट में लिया जाए या एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में तो तब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। हाउएवर इन द मोल्टन स्टेट का मतलब होता है पिघली हुई हालत में, द आयंस गेट फ्री एंड स्टार्ट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। आयनिक सॉलिड्स आर आल्सो जनरली सॉल्युबल इन वाटर। अब यहाँ पे आयनिक सॉलिड की एक और प्रॉपर्टी भी बता दी गई है, दे आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर। वाटर नॉट ओनली ब्रेक द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बट आल्सो हाइड्रेट द रिजल्टिंग फ्री आयन। तो अब ये जो बात की गई है कि आयनिक कंपाउंड अगर अपनी मोल्टन स्टेट में हो या अपनी एक्वस स्टेट में हो जिसमें वाटर आ जाता है उसको हाइड्रेट कर देगा तो तब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। इन द प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन वाटर मॉलिक्यूल सराउंड एंड इंटरेक्ट विद आयंस और मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे पिक्चर में देखें आपको शो करवाया गया है किस तरीके से वाटर में डिसॉल्व होते हैं। अब आयनिक कंपाउंड सोडियम और क्लोरीन की बात की गई है। जब ये वाटर के साथ आएगा डिसॉल्व होगा तो सोडियम और क्लोरीन के दरमियान ये जो आयनिक बॉन्ड था ये ब्रेकअप होगा। सोडियम और क्लोराइन आयन अलग अलग हो जाएंगे। अब उसको वाटर मॉलिक्यूल किस तरीके से आके इंटरेक्ट करेंगे। सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल देखें, इसमें इसका ये ऑक्सीजन जिसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज था ये इसके पॉजिटिव एंड की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पे ये अट्रैक्शन बनेगी इसकी। इसी तरह वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल ये इसको सराउंड करेगा सोडियम। तो सोडियम का जब पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का नेगेटिव पार्ट इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। इसी तरह क्लोरीन को देखें, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये अट्रैक्ट करेगा पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन की तरफ। वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है तो क्लोरीन इसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरीके से ये वाटर मॉलिक्यूल आयनिक कंपाउंड को सराउंड करते हैं और अपने अंदर डिसॉल्व कर लेते हैं। यही वजह है कि आयनिक कंपाउंड आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस स्टेट।
So ionic compound in aqueous solution also conduct electricity because the free ions can now move toward their respective electrodes. Ionic compound generally react in aqueous solution. When we mix two solution of ionic compound, the positive ion of one compound may react with the negative ion of the other to form a new compound. यहाँ पे जो बात की गई है, अगर दो ionic compound को aqueous solution में हम करें तो इनके आयंस एक दूसरे के साथ इंटरचेंज हो जाते हैं. कैसे होते हैं? जैसे एग्जांपल दी गई है सोडियम क्लोराइड, ये भी एक आयनिक कंपाउंड है, और सिल्वर नाइट्रेट. यहाँ पे सोडियम के ऊपर प्लस, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव, सिल्वर के ऊपर प्लस और नाइट्रेट के ऊपर नेगेटिव. तो जब इनका एक्वस सोल्यूशन बनाया जाएगा, वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, तो होता क्या है कि सोडियम प्लस ये जाके नाइट्रेट आयन के साथ मिल जाएगा, अपना क्लोराइड आयन ये छोड़ देगा. तो यहाँ पे ये सोडियम प्लस इस नेगेटिव के साथ मिल जाएगा, और यहाँ पे जो सिल्वर जिसके ऊपर प्लस चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज के साथ एक न्यू कंपाउंड बना देगा. तो न्यू बनने वाला कंपाउंड हमारे पास क्या हो जाएगा? AgCl, और साथ में सोडियम और नाइट्रेट आयन बनेंगे. यहाँ पे जो सिल्वर क्लोराइड है ये भी प्रेसिपिटेट हो जाएगा क्रिस्टल्स की फॉर्म में. व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड कम आउट ऑफ द एक्वस सोल्यूशन. जी नेक्स्ट आपको इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन दी गई है. अभी हमने कहा कि आयनिक कंपाउंड अपने मोल्टन स्टेट में या एक्वस फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, और इसी कंडक्शन को डिफरेंट एलिमेंट्स की प्रिपरेशन में यूज किया जाता है. जैसे देखिए, कंडक्शन ऑफ आयनिक कंपाउंड इन द मोल्टन स्टेट एंड इन द फॉर्म ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन हैज बीन यूटिलाइज्ड टू प्रिपेयर मेनी इंपॉर्टेंट एलिमेंट एंड कंपाउंड्स. फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड. मोल्टन सोडियम क्लोराइड अपनी प्योर फॉर्म में उसकी इलेक्ट्रोलिसिस की जाएगी तो ये हमें सोडियम मेटल देगा और साथ में क्लोरीन गैस मिलेगी. तो इसका मतलब हुआ कि मोल्टन सोडियम क्लोराइड से हम सोडियम मेटल भी ले रहे हैं और क्लोरीन गैस. और अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड करें, एक्वस का मतलब है जिसमें पानी आ गया, तो तब हमें क्या मिलेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन गैस. यहाँ पे आपने जो एक बात याद रखनी है कि मोल्टन सोडियम क्लोराइड से हम सोडियम मेटल ले रहे हैं और क्लोरीन गैस, लेकिन अगर यही सोडियम क्लोराइड एक्वस सोल्यूशन में आ जाए तो तब हमारा प्रोडक्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा और क्लोरीन गैस तो होगी ही. इसी तरह एक और एग्जांपल दी गई है, डायमंड ड्यू टू देयर एक्सेप्शनल हार्डनेस आर हाईली वैल्यूड इन इंडस्ट्री. तो डायमंड टिप द ग्लास कटर्स आर यूज टू मेक द क्लीन कट्स इन ग्लास. ये आपको पता है कि डायमंड ग्लास की कटिंग में यूज होता है. डायमंड टिप ड्रिल बिट्स आर यूज टू ड्रिल थ्रू द हार्ड रॉक इन माइनिंग ऑपरेशन. तो इसका सेकंड यूज बताया गया माइनिंग ऑपरेशन में. रॉक्स को, हार्ड रॉक्स, ऐसी रॉक्स हैं, ऐसी चट्टानें जो बहुत ज्यादा हार्ड है, उनकी ड्रिलिंग में यूज होता है. शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में आपसे यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डायमंड के यूजेस बताएं. इसी तरह यहाँ पे अब ग्रेफाइट के यूजेस हैं. ग्रेफाइट इज यूज्ड इन द पेंसिल्स, इन द पॉलिशेस एंड टू मेक द क्रूसिबल्स. क्रूसिबल वेसल्स टाइप हैं या एक छोटा सा पॉट जिस पे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं. ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड इन द बैटरी सेल एंड इन इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस टू प्रोड्यूस स्टील. तो यहाँ पे ये ग्रेफाइट के आपको यूजेस हैं, ये आपने सच याद कर लेने हैं क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में आपसे पूछे जा सकते हैं. एक दफ़ा मैं आपसे दोबारा ये बात कह दूं कि आपकी बुक में ये जितनी भी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, आपने इसको कभी भी स्किप आउट नहीं करना. इसको लाजमी पढ़ना है. जब आपका पेपर आता है तो इन्हीं इन्फॉर्मेशन में या MCQ की फॉर्म में या शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है. जी नेक्स्ट देखें, आते हैं हम अपने पीरियोडिक टेबल की तरफ. यहाँ पे पीरियोडिक टेबल आप ये पहले भी पढ़ चुके हैं, थोड़ी बहुत इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन पहले भी है. यहाँ पे दोबारा इसको डिस्कस किया गया है. मेटल्स की, नॉन मेटल्स की बात की गई है. अब यहाँ पे देखें, सबसे पहला एलिमेंट हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर 1. पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज किया गया है. और इसी तरह हीलियम इसका एटॉमिक नंबर 2 है. हीलियम के बाद लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, ये इनके एटॉमिक नंबर, और यहाँ पे इनकी एटॉमिक मैसेज आपको दी गई है. पीरियोडिक टेबल में हॉरिजॉन्टल रोज को हमने पीरियड्स बोला था. अब यहाँ पे देखें, ये फर्स्ट पीरियड है जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम आ जाती है. इसी तरह ये सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन. इसी तरह ये थर्ड पीरियड है, ये जिसके एलिमेंट्स है. सेकंड और थर्ड पीरियड को हम शॉर्ट पीरियड्स बोलते हैं, जबकि अगले 4 और 5 को लॉन्ग पीरियड्स बोलते हैं जिसमें ज्यादा एलिमेंट्स आ रहे हैं. यहाँ ये इसमें ये ट्रांजिशन मेटल्स आ जाती हैं. और अगर ग्रुप्स की बात करें तो ये पीरियोडिक टेबल में ये ग्रुप्स शो किए गए हैं. वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप, ये ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, ग्रुप 3 है. इसी तरह ये 18 ग्रुप्स हैं पीरियोडिक टेबल में.
सबसे पहले ग्रुप में हाइड्रोजन को निकाल के बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनको अल्कली मेटल का नाम दिया गया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम। इसी तरह सेकंड ग्रुप को अल्कलाइन अर्थ मेटल जिसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम आ जाते हैं। ये सब ट्रांजिशन मेटल है। ट्रांजिशन मेटल्स इनको इसलिए बोलते हैं कि डिफरेंट वैलेंसी शो करते हैं। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में आप देखें डिफरेंट कलर शो किए गए हैं। ये ऑरेंज कलर ये इनर्ट गैसेस हैं। इस ग्रुप को नाम दिया गया इनर्ट गैसेस। इनर्ट मीन दे आर नॉन रिएक्टिव, वो अपनी स्टेबल फॉर्म में जिनके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हैं। ये येलो कलर शो कर रहा है, ये सब की सब नॉन मेटल्स हैं। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये नॉन मेटल्स हैं। इस तरफ ये सब मेटल्स हैं। हमने क्योंकि इस चैप्टर में आयनिक बॉन्ड्स की बात की थी, कोवलेंट बॉन्ड की बात की थी, तो ये पीरियोडिक टेबल शो करने का मतलब है कि आपको आइडिया हो जाए कि कौन से एलिमेंट जो है वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं और कौन से कोवलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पे देखें जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के मेंबर हैं, जो मेटल्स हैं, दे आर दी हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये पॉजिटिव आयन बनाएंगे। जबकि इस तरफ देखें ग्रुप 16, ग्रुप 17 के एलिमेंट आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से इनके दरमियान बनने वाला जो बॉन्ड है वो आयनिक बॉन्ड होगा। कौन से, मतलब मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान बनने वाला बॉन्ड आयनिक बॉन्ड है। लेकिन अगर यहाँ पे इन एलिमेंट्स की बात करें, जैसे कार्बन आ गया, सिलिकॉन है, तो ये एलिमेंट ये कोवलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं जिसमें कोवलेंट बॉन्ड होता है। अब यहाँ पे कुछ एलिमेंट की बात की गई है, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन है। इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक होती है जिसकी वजह से इनकी डेंसिटीज और इनके बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन इनके आपस के मॉलिक्यूल्स की वीक फोर्सेज होती हैं, इसलिए इनके अभी हमने पढ़ा था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज अगर वीक होंगी तो उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होंगे। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो वीक है इसलिए इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होते हैं। फिर यहाँ पे बोरोमीन की बताया गया है। बोरोमीन के बारे में इसका थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस है कि बोरोमीन जो है वो वोलेटाइल फ्यूमिक लिक्विड है और कुछ अदर कंपाउंड जैसे कार्बन है, फास्फोरस है, सल्फर है, दे आर दी कोवलेंट सॉलिड्स। जी नेक्स्ट बात की ऑल सॉलिड्स एलिमेंट एग्जिस्ट बोथ इन द अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन फॉर्म। अब यहाँ पे क्रिस्टलाइन फॉर्म वही जो हमने बात की थी कि क्रिस्टल लैटिस क्रिस्टल प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, जबकि अमॉर्फस जिसमें मॉलिक्यूल्स या एटम्स एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट में नहीं होते। जी कोल इज द अमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन वेयर एज डायमंड एंड ग्रेफाइट आर द क्रिस्टलाइन फॉर्म। अब एग्जांपल दी गई कोल इज अमॉर्फस फॉर्म। एमॉर्फस जैसे मैंने अभी बताया जिसकी कोई स्पेसिफिक अरेंजमेंट नहीं होती है, लेकिन डायमंड और ग्रेफाइट की फॉर्म में देखें तो वहां पे ये क्रिस्टलाइन फॉर्म है, एटम एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट में है। Coal is used as the fuel in the electricity generation plant. In diamond, each carbon atom is surrounded by the 4 other carbon atom linked together by strong covalent bond. अब यहाँ पे आपको कोल के बारे में बता दिया गया है। एमॉर्फस फॉर्म है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज होता है। डायमंड है, उसमें कार्बन जो है एक कार्बन सराउंडेड बाय अदर 4 कार्बन एटम लिंक टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड, तो इनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड होता है। ड्यू टू दिस रिजिड स्ट्रक्चर डायमंड इज द हार्डेस्ट थिंग ऑन दिस प्लेनेट। इट इज यूज एज द कटिंग, पॉलिशिंग एंड ड्रिलिंग टूल। दोबारा से आपको डायमंड के कुछ यूजेस बता दिए गए हैं। इसी तरह ग्रेफाइट के बारे में बताया गया। ग्रेफाइट का लेयर स्ट्रक्चर होता है, इट इज द लेयर स्ट्रक्चर मेड ऑफ द हेक्सागोनल रिंग्स ऑफ कार्बन। ये भी कार्बन की ही फॉर्म है। हमने कार्बन की फॉर्म पढ़ी थी, डिफरेंट थी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसमें एक उसकी कोल पढ़ा था, फिर डायमंड और ग्रेफाइट। तो अब यहाँ पे उनके यूजेस भी आपको बताए गए हैं। Since layers are not bonded strongly, they can slip past each other. Graphite is used as the lubricant in industry. Further, these layers graphite have the mobile electron in between them, so graphite is the good conductor of electricity. अब यहाँ पे जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, why graphite is the good conductor of electricity, तो आपको आंसर पता होना चाहिए कि ग्रेफाइट का लेयर स्ट्रक्चर है और इस लेयर में इसके पास मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब मोबाइल इलेक्ट्रॉन होंगे इसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकेगा और ये यूज एज अ इलेक्ट्रोड के तौर पे इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट बात की गई है बाइनरी कोवलेंट कंपाउंड। बाइनरी कोवलेंट कंपाउंड का मतलब है ऐसे कोवलेंट कंपाउंड जो 2 एलिमेंट से मिलके बने। जैसे एग्जांपल दी गई है मीथेन, 2 एलिमेंट हो गए इसमें, कार्बन और हाइड्रोजन। इसी तरह अमोनिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन और सल्फर। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोल रहे हैं बाइनरी कोवलेंट कंपाउंड। और कोवलेंट कंपाउंड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर बनने वाला बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड है। दे आर ऑल दी कोवलेंट कंपाउंड विच आर गैसेज एट द रूम टेम्परेचर। तो ये सब कोवलेंट कंपाउंड है। और दूसरी बात की गई है दे आर ऑल गैसेज हैं। थर्ड जो बात की गई है, वाटर एंड दी हाइड्रोजन फ्लोराइड ऑन दी अदर हैंड आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो वाटर एंड हाइड्रोजन फ्लोराइड HF दे आर रूम टेम्परेचर
तो थर्ड जो बात की गई है, वाटर और हाइड्रोजन फ्लोराइड दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. Liquid water has the high boiling point because strong intermolecular forces are present between its molecule. वाटर में हमने पढ़ा था इसका एक्सेप्शनल केस है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, इस वजह से वाटर के बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हाई होंगे. कोवलेंट मॉलिक्यूल्स लाइक हाइड्रोजन क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड आयनाइज कंप्लीटली इन वाटर बिहेविंग एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड. तो यहाँ पे कुछ एसिड्स की बात की गई है ये कोवलेंट मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन जब ये वाटर में डिसॉल्व होते हैं तो अपने आयन में डिसोसिएट हो जाते हैं. इसी तरह यहाँ पे देखें, हाइड्रोजन क्लोराइड डिसोसिएट होगा, हाइड्रोजन आयन देगा और क्लोराइन आयन देगा. इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड डिसोसिएट होकर हाइड्रोजन और सल्फेट आयन देगा. जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर समझ आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए. और अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं. थैंक यू.